हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होगा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंट्स रूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसी के साथ हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बच्चों आज ख़त्म कर देंगे। इससे पहले हम इस चैप्टर में ऑफ प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं। ऑफ प्रिंसिपल हमने ये देखा था किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरता है ऑर्बिटल्स के अंदर, किस तरीके से n+l वैल्यू कैलकुलेट होती है, किस तरीके से डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में हमने अच्छे से आइडिया ले लिया है कि 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होते हैं, हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग है। तो जो भी 2 3 4 टॉपिक बचे हुए बच्चे उसको आज ख़त्म करेंगे और ये चैप्टर को क्लोज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों, दैट इज़ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बच्चों, मैं कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ इसको बताओ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो जाए कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बेसिकली क्या होता है और क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है इसके ऊपर। तो देखो, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको क्या बताता है। अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं तो बोलता है नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ all 4 quantum numbers। इसका सिंपल मतलब है, क्या बोलता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, इन एन एटम। जब मैं भी एग्जांपल बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। किसी एक एटम के अंदर किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं मिलेंगे तुम्हें जिसके चारों क्वांटम नंबर सेम है। अब देखो इसका क्या मतलब है। क्वांटम नंबर हमें पता है कौन कौन से होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। मैं थोड़ा सा अगर आपको याद कराऊं तो इसकी वैल्यू बच्चों 1 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। उसके बाद L की वैल्यू जो होती है वो n पे डिपेंडेंट होती है, वो होती है 0 to n-1। अब 0 होगी तो उसको S बोलोगे, S सब शेल बोलोगे, 1 होगी तो P, 2 होगी तो D। इसका आपको आइडिया है। अब m की वैल्यू, जो भी l की वैल्यू आई है उसके लिए क्या होगी, -L to L। एंड जो s की वैल्यू होती है बच्चों क्या होती है, +-1/2। तो इसका हमें आइडिया है। तो बोलता है कि किसी एक एटम के लिए इन चारों की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या है मतलब है इसको बोलने का। इसको नोट डाउन कर लेना। अब देखो बच्चों, हम एक एग्जांपल लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लागू होता है। तो सपोज़ करो कार्बन है हमारे पास, कार्बन, ठीक है। अब कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, हम सीख चुके हैं। तो कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है भरने को। अगर आप ऑफ प्रिंसिपल देखोगे तो क्या होगा, 1s2, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2s2, 2p की कैपेसिटी 6 है लेकिन बचे ही 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 आएगा, ठीक है बच्चों। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें जो ये लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनके सारे क्वांटम नंबर बताओ, तो जैसा कि बच्चों आपको दिख रहा है n की वैल्यू, ठीक है, n की वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि ये किस में है बच्चों, सेकंड शेल के अंदर है ना। ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड शेल। अच्छा, अब अगर l की बात करूँ तो दोनों इलेक्ट्रॉन ही p सब शेल में है। p सब शेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1। तो दैट मीन्स दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए L की वैल्यू 1 हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। अब बच्चों एक चीज़ है हंट्स रूल, अभी हम आगे पढ़ेंगे। पहले अभी मैं थोड़ी सी उसके बारे में बता देता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए जो मैं बोलता हूँ उसको मान लो, मैं हंट्स रूल में उसको बता दूंगा ऐसा क्यों होता है। तो देखो, हमें पता है कि P के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे बच्चों, 3 होंगे, है ना। 3 डब्बे होते हैं, PX, PY, PZ। और जो 2 इलेक्ट्रॉन हो वो पहले सिंगली भरते हैं, यही हंट्स रूल है, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। तो जब बच्चों L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है इसके लिए, L के लिए -1 0 1, क्योंकि M की वैल्यू -L से लेके L तक होती है। तो इसमें ये रूम -1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। तो अगर आप देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन की -1 हो जाएगी और दूसरे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, +1, हाँ 0 हो जाएगी, ठीक है। ये 0 वाला रूम नंबर है। और अगर मैं स्पिन की बात करूँ तो पॉजिटिव स्पिन इसमें भी है, तो +1/2 +1/2। तो देखो, ये मैं एक ही एटम के 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि चारों के चारों सेम आए, नहीं आए, एक तो डिफरेंट हो ही गया।
तो कहने का यही मतलब है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही कहना चाहता है कि किसी भी एक एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिसके चारों क्वांटम नंबर सेम हो। एक आधे और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से क्लियर होगा आपको। अब देखो बच्चों, अलग अलग एटम है तो आराम से हो जाएगा। सपोज़ करो कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1s1, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है 1s2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1s में 2 कैपेसिटी होती है, भरेगा एक ही, और इसकी 2 कैपेसिटी तो पूरा भर गया। अभी दोनों के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करूँगा, हाइड्रोजन हीलियम, NLM और S, NLM और S। अब दोनों के मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, तो फर्स्ट और शेल में है 1 हो गया, L की वैल्यू दोनों के लिए S होगा 0 0 हो जाएगा, M की वैल्यू S के लिए हमेशा 0 होती, -0 to 0 तो 0 हो गया, और दोनों पॉजिटिव स्पिन होगा, पहला इलेक्ट्रॉन तो +1/2 +1/2। तो जब अलग अलग एटम है तो हो सकते हैं, लेकिन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि सेम एटम के अंदर नहीं होना चाहिए। अब इसको समझना बहुत आसान है बच्चों, देखो सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं चाहता हूँ चारों चीज़ें सेम करना, तो मेरा N भी सेम होना चाहिए, L भी सेम होना चाहिए, M भी सेम होना चाहिए, S भी सेम होना चाहिए। चलो ट्राई करते हैं सब कुछ सेम करने का। N सेम का मतलब हो गया सेम शेल में है, मान लो कि 3D के अंदर है तो दोनों इलेक्ट्रॉन 3D में है तो 3 कॉमन हो गया, दैट मीन्स दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए N की वैल्यू सेम हो गई। अब D में है तो L भी सेम हो गया, है ना, L की वैल्यू भी, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 3 दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर L की वैल्यू बात करूँगा D के लिए कितनी होती है 2, तो दोनों के लिए 2 हो गया। मान लो सेम M क्या है, अगर D की मैं बात करूँ तो D कैसे बनता है बच्चों, 5 डब्बे होंगे D में, है या नहीं। मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से शेप आता है और किस तरीके से उसका नाम लिखते हो, DXY YZ x² y² z², तो इस तरीके से आप 5 बोलते हो। अब इसमें D की वैल्यू अगर बच्चों 2 है, L की वैल्यू D के लिए 2 होती है, तो M की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -2 -1 0 1 2। अब अगर मेरे को M की वैल्यू सेम रखनी है तो मान लो कि दोनों इलेक्ट्रॉन को इसमें रख देता हूँ, तो M की वैल्यू दोनों के लिए 1 होगी। तो अल्टीमेटली देखोगे जब एक ऑर्बिटल तक पहुँच गए तो एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की होती है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। दोनों एटलीस्ट ऑपोजिट स्पिन के साथ होते, कभी भी एक ऑर्बिटल के अंदर सेम स्पिन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, ऑपोजिट स्पिन होती है। तो एक की +1/2 होगी तो दूसरे की -1/2 होगी। तो कुछ भी ट्राई कर लो, एक ना एक तो डिफरेंट आएगा ही। और यही पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि किसी एक एटम के लिए कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन उस एटम में नहीं मिलेंगे जिसके चारों क्वांटम नंबर सेम हो। तो इट इज़ लाइक कि अगर मैं हूँ, मेरा भाई अगर इसी बिल्डिंग में रहते, इसी रूम में भी रहते, फिर भी जब लेटर लिखा जाएगा तो ऊपर उसका नाम अलग होगा, मेरा नाम अलग होगा। तो इस तरीके से एड्रेस डिफरेंट हो जाता है, सेम यहाँ पे वो लागू होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों। नाउ हंट्स रूल पे आते हैं। हंट्स रूल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हंट्स रूल, हंट्स रूल, अब देखो हंट्स रूल क्या बोलता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ना कि सिंगल सिंगल भरता। देखो इन एनी सबसेल pairing of electron starts only when each orbital has got at least 1 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। हंट्स रूल कहता है कि जब आप, सपोज़ करो मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, फॉस्फोरस का, ठीक है, फॉस्फोरस का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। फॉस्फोरस का 15 होता है एटॉमिक नंबर, तो 15 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1s2 2s2 2p में 6 आएगा, 3s2 3p, कितने बच गए 10 12 3 15। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि 1s की बात करें, एक डब्बा है, 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने पॉजिटिव नेगेटिव भर दिया स्पिन के साथ। 2s के अंदर भी भर दिया मैंने, 1s 2s 2p, 3 डब्बे होते हैं, हर की कैपेसिटी 2 होती है, टोटल 6 भरने, बड़ी आसानी से मैं भर दूंगा। ठीक है, 3s। अब क्वेश्चन है बच्चों कि जब मेरे को 3p भरना हुआ, ठीक है 3p भरना होगा,
इसको नोट कर लेना ऊपर जो भी डेफिनेशन है बच्चों। अब हंट्स रूल क्या कहता है कि अगर मेरे को 3p में भरना है तो 3p भी कैसा दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, हाँ या ना। 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब क्वेश्चन है कि 3 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, 1 2 3 ऐसे भरे जाते हैं या 1 2 3 ऐसे भरे जाते हैं या 1 2 3, मतलब कहने का मतलब है कि अगर मैं आपसे जस्ट पूछूं कि कितने तरीके से भर सकते हो 3 इलेक्ट्रॉन को, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाने पड़ेंगे, कितने ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। लेकिन हंट्स रूल कहता है कि नहीं, ये आप अपने हिसाब से कभी नहीं करते। एक पैटर्न है जिसको आपको फॉलो करना है, जो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि कभी भी किसी सबशेल के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन भरना है तो सबसे पहले हर ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन दो, एंड उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी, फिर वापस स्टार्टिंग से। तो दैट मीन्स अगर 3 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस में 3 इलेक्ट्रॉन भरने तो सारे एक एक जाएंगे। अब सपोज अगर मेरे को 5 भरना होता, P5 करना होता, तो मैं क्या करता बच्चों, ऐसा नहीं होता कि मैं यहाँ से यहाँ पे इस तरीके से कुछ कर देता। सबसे पहले स्टार्टिंग से एक एक इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा हंट्स रूल के अकॉर्डिंग। जब सबको एक मिल जाएगा तभी पेयरिंग स्टार्ट होगी, वो भी स्टार्टिंग से। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो अब इसको पेयर करेंगे, अब इसको पेयर करेंगे, ये अनपेयर्ड रह जाएगा। तो ये सही तरीका है पेयरिंग करने का, ठीक है। इसी को हंट्स रूल बोलते हैं कि अनटिल अनलेस सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिला हो पेयरिंग स्टार्ट नहीं होती है। दिस इज कॉल्ड हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या बोलते हैं उसको पूरा, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी होगी, तो दैट इज़ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी करना है। अनपेयर्ड पहले जितने हो सकते सबको भरो, देन ओनली पेयरिंग स्टार्ट करो। अब एक रैंडम एग्जांपल लेता हूँ। सपोज़ मैं लेता हूँ बच्चों, किसके एग्जांपल ले लूँ, सपोज़ मैं लेता हूँ क्लोरीन का एग्जांपल, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बच्चों 17 है, ठीक। तो 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 2 2 4 10 12 और 5 17। तो दैट मीन्स P में कैपेसिटी 6 थी लेकिन भरेगा 5 ही, क्योंकि बचे ही 5 है। ऑफ बॉब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसको मैंने भर दिया। अब मेरे को पता है 1s इस तरीके से भर जाएगा, 2s भी इस तरीके से भर जाएगा, 2p भी इस तरीके से भर जाएगा। पहले सिंगली देंगे फिर पेयर करेंगे, फिर 3s भी इस तरीके से भर जाएगा। अब 3p पे आओगे, 5 इलेक्ट्रॉन भरने, तो सबसे पहले सिंगल सिंगल सिंगल, फिर पेयरिंग पेयरिंग। तो लास्ट वाला अगर आप इसको px py pz लिखते हो तो pz अनपेयर्ड रह जाएगा, px py पेयरिंग रहेगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेयरिंग किस तरीके से की जाती है। दिस इज़ कॉल्ड हंट्स रूल। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा कि हंट्स रूल क्या है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ आई है तो हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के काफ़ी और सारे एग्जांपल देखेंगे और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या उसमें कोई एक्सेप्शन है कि नहीं है। एक्सेप्शन है तो कौन कौन सा एक्सेप्शन है और उसको हैंडल किस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बच्चों नोट कर लेना। नाउ कमिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम, अगर आपसे बच्चे पूछा जाए कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, अगर आपने अभी तक ये टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ रखा हो तो आप ऐसे कर दोगे 2 4 की फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 4। ये आप क्या करते थे, 2n² के हिसाब से बोर्स मॉडल पे अप्लाई करते थे। अब हमने देखा है कि हमारा जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है वो कुछ भी नहीं है, हम सारा कुछ किसके हिसाब से कर रहे हैं, ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप ऑफ बॉब प्रिंसिपल के हिसाब से 1s2 2s2 2p6 इस तरीके से भरते हो इलेक्ट्रॉन को। तो आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन दे दिया, कोई भी चीज़ दे दी जाए तो सिंपल आपको क्या करना है, आप अब वो प्रिंसिपल याद करो। तो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f। अभी मैं ऐसे एग्जाम्पल लूँगा जिसमें इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो फिलहाल मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। अब ध्यान से देखो बच्चों, मेरे को पता है 1s पूरा भरना है, फिर इधर आना है, फिर इस तरीके से चलना है। अब सपोज़ आपको बोला गया है कि आप पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ठीक है। अब अगर आपको कोई पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले तो आपको सिंपली क्या करना, जो भी इसका एटॉमिक नंबर है, अगर मैं न्यूट्रल स्टेट की बात करूँगा तो उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे उसके न्यूट्रल स्टेट में, और उतने इलेक्ट्रॉन आपको क्या करना है, उसको भरते चले जाना है, हाँ या ना। तो इस तरीके से आप कर पाओगे। अगर सपोज़ करो, या आप खुद से कर सकते हो,
अब सपोज़ करो मैं बोलता हूँ कि आपको भरना है स्कैंडियम का। स्कैंडियम जो है आपका पहला एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक। अब क्वेश्चन है बच्चों कि हमें पता कैसे चलता है कि कोई जो एलिमेंट है वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। तो सिंपल, बहुत सिंपल है ये कि आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में जाता है, SPDF, जिसमें भी जाएगा वो उस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। अभी हम देखते हैं स्कैंडियम। इसी तरीके से आप पोटेशियम का भी प्रूव करने की कोशिश करना कि किस तरीके से वो S ब्लॉक एलिमेंट होता है। अब स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम का बच्चों एटॉमिक नंबर 21 है। 21 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1s2 2 इलेक्ट्रॉन गया, फिर 2s2, फिर 2s2 का 2p में जाएगा, 2p6, देन 3s2, देन 3p6, 4s2, 4s के बाद बच्चों 3d आएगा। देखो कितने भर चुके हैं अब, 2 2 4 10 12 18 20, एक ही बचा। तो आपका इसके बाद 4s के बाद 3d आएगा, 3d में 1 हो जाएगा। तो दैट मीन्स d के अंदर गया, d के अंदर गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये d ब्लॉक एलिमेंट हो गया। ठीक है, और भी क्या क्या सारी चीज़ें पता करी जा सकती है, ये बच्चों जब मैं नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, वहाँ पे और अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा कि इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखकर आप और क्या क्या सारी चीज़ें पता कर सकते हो आप। 3 का मतलब होता है आपका पीरियड हो गया। D1 से आप कैसे ग्रुप पता करते हो, अगर आपको अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा तो आपको पता है वहाँ पे पीरियड्स एंड ग्रुप्स में सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करके रखते हैं। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की हेल्प से ये बता पाए कि इसका पीरियड कौन सा, इसका ग्रुप कौन सा, तो आप एग्जैक्ट जगह बता दोगे पीरियोडिक टेबल में कि वो कहाँ पे मिलता है। तो जब मैं नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगा आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, वहाँ पे अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि ये कैसे आप पिन पॉइंट कर सकते हो। बट फिलहाल के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के पर्पज़ से देख रहे हैं, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो आपको किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने को आ जाए, आप इस तरीके से कर दो। तो क्वेश्चन है कि क्या इसमें कहीं एक्सेप्शन है? तो हाँ, बिल्कुल है बच्चों। अभी अगर मैं 12 तक की बात करूं तो आपको 30 तक एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। अगर आप एटॉमिक मास याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन 30 तक, जिंक तक आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। तो 1 से लेके 1 टू लेके 30, 1 से लेके 30 तक बच्चों 2 एक्सेप्शन होते हैं, एक क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 और एक कॉपर एटॉमिक नंबर 29। ये 2 एक्सेप्शन है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं और समझते हैं कि क्या एक्सेप्शन है। बाकी सब को आप 1 से लेके 30 तक 24 और 29 को छोड़ के नॉर्मल जो मैंने अभी बताया अफबॉ प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए लिखते रहो, बिल्कुल सही होगा आपका। अब आते हैं क्रोमियम पे। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर बच्चों क्या है? 24। तो इसको लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 4। ठीक है, 3d 4। अब क्या हुआ बच्चों, एक और चीज़ मैं बताता हूँ, इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। अगर आप 21 से लेके 30 तक, 21 से लेके 29 तक किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहते हो ना, तो ध्यान रखना लास्ट में 4s के अंदर पहला नंबर एंड 3d के अंदर दूसरा नंबर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी जैसे देखो 24 है ना, तो 4s पे 2 आ गया एंड 3d पे 4 आ गया। तो ये आप ध्यान रख सकते हो, ये इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि 21 से लेके 29 जो एटॉमिक नंबर होता है उसका अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में 4s और 3d आएगा, आगे वाला नंबर इसके ऊपर डाल दो एंड पीछे वाला नंबर इसके ऊपर डाल दो। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक्सेप्शन की। तो क्वेश्चन है कि ये तो हो गया नॉर्मल तरीके से जो हमने पढ़ा है, एक्सेप्शन क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई? ध्यान से सुनना बच्चों। यहाँ पे 4s की कैपेसिटी, s की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है बच्चों, वो फुल्ली फील्ड है। जो d की कैपेसिटी होती है वो 10 इलेक्ट्रॉन की होती है, तो 10 इलेक्ट्रॉन पे फुल्ली फील्ड होगा, है ना। d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, सबकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, तो 10 पे फुल्ली फील्ड हो गया। उसके बाद जब मैं हंट्स रूल पढ़ता हूँ तो सबसे पहले सिंगली ऑक्यूपाई होता है, तो हाफ फील्ड कितने पे होगा? 5 इलेक्ट्रॉन पे। अब हमेशा याद रखना बच्चों, अगर आप स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल की बात करते हो तो फुल्ली फील्ड जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उससे कम होता है हाफ फील्ड और उससे कम होता है पार्शली फील्ड। तो इसका मतलब अगर डी की बात करोगे तो 10 के 10 भरे हुए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, 5 भरे हुए तो उससे ज़्यादा स्टेबल, और 10 और 5 के अलावा कुछ भी 6, 7, 8 कुछ भी भरा हुआ वो सबसे कम स्टेबल होगा। तो अगर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी इस चीज़ को फॉलो करती है कि वो फुल्ली फील्ड है, पार्शली फील्ड है या हाफ फील्ड है, तो ऑब्वियसली एक क्वेश्चन रेज होता है कि इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं
मैं इस पॉइंट पे देखूं तो 4s इज़ फुल्ली फील्ड बट 3d इज़ पार्शली फील्ड। ना तो 5 है ना 10 है, तो पार्शली फील्ड है। तो होता क्या बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन इसका आगे चला जाता है, तो लास्ट में क्या हो जाएगा 4s1 3d 5। अब इस केस में देखो क्या हुआ, ये फुल्ली फील्ड है, पार्शली फील्ड है। और नए केस में क्या है, पीछे वाले तो सेम रहेंगे, 4s1 हाफ फील्ड हो गया, 3d 5 भी हाफ फील्ड हो गया। तो पहले ये फुल्ली फील्ड था, ये आपका पार्शियली फील्ड था। अब ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है, तो पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो अगर आप क्रोमियम की बात करोगे तो लास्ट में उसका 4s2 3d 4 की जगह 4s1 3d 5 होगा। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ किसकी, एक सेकंड बच्चों, या तो अगर मैं बात करता हूँ बच्चों 29 की, दैट इज़ कॉपर। ओके, मैं कॉपर की बात करता हूँ, कॉपर 29। तो उसका भरते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 4s2 3d 9, ठीक है। अब सेम चीज़ है, अब आपको बिल्कुल यहाँ पे पता चल रहा होगा कि ये फुल्ली फील्ड है, ये आपका पार्शली फील्ड है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन आगे दे दे तो 4s1 विल बी हाफ फील्ड एंड 3d 10 विल बी फुल्ली फील्ड। अब बताओ, फुल्ली फील्ड पार्शली फील्ड से ज़्यादा ऑब्वियसली स्टेबल होगा हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 4s1 3d 10। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है बच्चों जिंक में और क्रोमियम में। और ध्यान रखना, इस चीज़ की वजह से ना उनकी प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंस आता है, तो मेक श्योर इन सारी चीज़ों का ध्यान रखो। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, हमने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा, जहाँ पे हमने ये देखा कि किसी भी एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के सारे के सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। देन हमने हंट्स रूल पढ़ा। हंट्स रूल में हमने देखा कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉन भरते हो ऑफ प्रिंसिपल में, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में सिंगली ऑक्यूपाई होता है, देन उसके बाद उसकी पेयरिंग होती है, ठीक है। एंड लास्ट में आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा, आपने ये देखा कि किस तरीके से हाफ फील्ड और फुली फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है पार्शियली फील्ड की वजह से, और जिसकी वजह से एक्सेप्शन आ जाता है क्रोमियम और जिंक में। यही है बच्चों इस चैप्टर में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। काफ़ी बड़ा चैप्टर था, आई नो काफ़ी टाइम लगा कवर करने में, लेकिन हाँ मैं ध्यान रखूँगा नेक्स्ट चैप्टर्स में इतना टाइम नहीं लेगा। ये एक ऐसा चैप्टर था जो आराम से करना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपके लिए थोड़ा नया है, काफ़ी सारी चीज़ें नई थी। आपको समझ आई होगी बच्चों। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिखो, पूछो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर बच्चों वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।